नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल सक्सेस द विजन पर। और हमने यहाँ पर जैसे ही हम जीएस की वीडियो हमने बनानी स्टार्ट की है, जीएस की क्लासेस देनी शुरू की है, तो उसमें आज हमारी ये दूसरी क्लास है। सब्जेक्ट हमारा बायोलॉजी चल रहा है। इसमें हमारी जो लास्ट वीडियो है, जिसने नहीं देखी है वो जाकर हमारे लिंक पर देख सकता है दूसरी वीडियो। ठीक है, तो पहली वीडियो जो हमारी संबंधित थी वो जीव विज्ञान के विषय में हमने बताया जीव विज्ञान क्या है, कौन इसके खोज करता है। फिर उसके बाद हमने देखा जीवधारियों का वर्गीकरण क्या होता है, ये सारा लिंक पर हमारा मिल जाएगा आपको। और फिर उसके बाद हमने देखा कि द्विनाम पद्धति, इसके जनक कौन है, तो कैरोलस लिनियस जो है, जिसको कार्ल वान लिने या लिनियस, उसको द्विनाम पद्धति के जनक कहते हैं। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो है हमारी सेल यानी कोशिका। हम कोशिका के विषय में जानते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन कोशिका को समझने से पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा उन पॉइंटों को ध्यान में रखेंगे या फिर उन पॉइंटों को नोट कर लेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन अगर बायो से आता है तो एक नया क्वेश्चन मिल भी जाता है कभी कभी, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको बोल रहे हैं। तो ये देखते हैं कोशिका के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण खोजें। तो ये जो खोज करता है ये कौन कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में खोज की है कोशिका के। तो कोशिका के कौन कौन से पार्ट हैं या फिर कोशिका के बारे में किसने क्या बताया है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से मैं साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है इसमें। तो जिन पे निशान लगा दें उनको थोड़ा सा ध्यान में देखें। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट आता है कि रॉबर्ट हुक। यहाँ पर जो ये रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज कैसे की थी ये भी मैं आपको साथ ही साथ बता देता हूँ कि इन्होंने जो कॉर्क होती है उस कॉर्क में इस कोशिका की चार दीवारी को देखा था। ठीक है, और इस चार दीवारी को इन्होंने कोशिका कहा था। ठीक है, ये वास्तव में एक झिल्ली ही है। ठीक है, तो इसको कोशिका कहा। इसके अंदर कोई जीवित पदार्थ नहीं था। ये कह सकते हैं जैसे मधुमक्खी या फिर ततैया का छत्ता होता है उसी तरह से। ठीक, तो उसका एक पार्ट ये एक कोशिका, एक। इसके बाद देखते हैं दूसरा वैज्ञानिक है आपके पुरकिंजे। तो ये जो पुरकिंजे हैं, इन पुरकिंजे ने क्या किया है, तो कोशिका के अंदर का जो जीवित पदार्थ होता है, इसके अंदर जितना भी जीवित पदार्थ होगा, इस पूरे पदार्थ को कहा गया है जीव द्रव्य। और ये जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म जो नाम दिया था वो दिया था पुरकिंजे ने। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म ये नाम किसने दिया था, ये नाम दिया था पुरकिंजे ने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। ठीक, कोशिका के अंदर ये जितना भी जीवित पदार्थ है सभी की सभी जैविक क्रियाएं, सारी की सारी जैविक क्रियाएं इसी जीव द्रव्य में संपन्न होती हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरे एक तुम्हारा ये है कॉर्टी। ये जो कॉर्टी हैं, कॉर्टी और दूसरा है डुजार्डिन, इन दोनों ने मिलकर जीव द्रव्य की खोज की थी। ठीक है, जीव द्रव्य की अगर कहते खोज किसने की, तो खोज करता है कॉर्टी तथा डुजार्डिन। लेकिन अगर कहे कि जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया, तो इसका उत्तर है पुरकिंजे। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जाता है यहाँ पर पुरकिंजे पर पूछा जाता है। उसके बाद देखते हैं स्लाइडेन तथा श्वान। ये जो स्लाइडेन और श्वान नामक दो वैज्ञानिक हैं, स्लाइडेन और श्वान ने एक सिद्धांत दिया था जिसे कहते हैं कोशिका सिद्धांत। ये कोशिका सिद्धांत क्या है, इसकी महत्वपूर्ण बात क्या है, ये हम आगे चलेंगे, अभी हम आपको बताएंगे। फिर इसके बाद नए वैज्ञानिक अगले वैज्ञानिक हमारे बोवेरी। ये बोवेरी ने सेंट्रोसोम की खोज की थी। ठीक है, सेंट्रोसोम ये कोशिका का एक महत्वपूर्ण पार्ट है जो कि जंतु कोशिका में और कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देता है। देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद आपका रॉबिन्सन, ब्राउन और पैलाडे, ये तीन वैज्ञानिक हैं जो कि जुड़े हुए हैं राइबोसोम की खोज से। ये जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम प्रोटीन निर्माण में बहुत हेल्प करता है। इसके बिना, राइबोसोम के बिना प्रोटीन का निर्माण संभव नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर तीन वैज्ञानिकों के नाम लिखे हैं, रॉबिन्सन, ब्राउन और पैलाडे। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि रॉबिन्सन और ब्राउन ने, इन दोनों ने जो खोज की थी राइबोसोम की, इन दोनों ने खोज राइबोसोम की थी वनस्पति कोशिका में। और यहाँ पर जो ये पैलाडे हैं, इन पैलाडे ने जो राइबोसोम की खोज की थी वो की थी जंतु कोशिका में। बस इतना सा अंतर है, जंतु कोशिका में। नेक्स्ट, ऑल्टमैन। ये जो ऑल्टमैन है ये इतने इंपॉर्टेंट है कि कभी भी इस पर क्वेश्चन पूछ लेता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की खोज से जुड़े हुए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह भी कहते हैं या बिजली घर भी कहते हैं। तो यहाँ जो ये ऑल्टमैन है, ऑल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज से जुड़े हुए हैं और इसे कहा जाता है कोशिका का ऊर्जा गृह, बिजली घर या
कोशिका का पावर हाउस। ठीक है, तो जो भी कुछ हम खाते पीते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा जो मिलती है वो श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वो ग्लूकोज के साथ उसका ऑक्सीकरण करता है और ऊर्जा के सिक्के बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं ATP। ठीक है, तो ये प्रोसेस में अभी आगे चलकर जब इसको आगे बढ़ाएंगे कोशिका चैप्टर को तब देखेंगे। फिर है आपके कैमिलियो गोल्जी, ये गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी की खोज से जुड़े हुए हैं। डी डुवे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं ये वैज्ञानिक, डी डुवे। इन्होंने खोज की थी लाइसोसोम को, और लाइसोसोम पर क्वेश्चन बहुत पूछता है, सिंगल क्वेश्चन इस पर बनता है कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसे कोशिका का या फिर आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली जो होती है वो लाइसोसोम ही है, और इसके अंदर यानी ये जो लाइसोसोम है, इस लाइसोसोम के अंदर 24 प्रकार के एंजाइम भरे होते हैं। ये पाचक एंजाइम होते हैं, इतने जहरीले होते हैं कि अगर ये फट जाएं तो इनके फटने से इस कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका रॉबर्ट ब्राउन। ये जो रॉबर्ट ब्राउन है इन्होंने खोज की है केंद्रक की। ठीक है, जो कोशिका है, कोशिका का एक केंद्रक होता है। ठीक, इस केंद्रक के अंदर ही आपका क्रोमैटिन के फाइबर होते हैं, धागे जैसी रचना होती है जो कि आगे चलकर गुणसूत्र बन जाते हैं, और केंद्रक में ही ये आनुवांशिक लक्षणों वाले गुणसूत्र मौजूद होते हैं। और ये गुणसूत्र का रूप कब लेते हैं, जब कोशिका का विभाजन होता है, इससे पहले धागे के रूप में पड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद गुणसूत्र की खोज, ये भी इंपॉर्टेंट है, वॉल्डेयर ने की थी गुणसूत्र की खोज। गुणसूत्र जो है ये आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं। इसके बाद आपका है जोहानसन। ये जो जोहानसन है इन्होंने जीन शब्द को दिया था। ठीक है, अगर कहे आनुवंशिकता की इकाई क्या है, तो आनुवंशिकता की इकाई जो है वो आपके गुणसूत्र हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने अभी इसमें बायो में जो हमने देखा, सेल कोशिका के अंतर्गत कोशिका से संबंधित जो है हमने उनकी खोज करता देखा, उनकी खोजों को देखा। अब जो हम देखेंगे महत्वपूर्ण चीज़, वो कोशिका के बारे में जानेंगे। कोशिका को थोड़ा सा ध्यान से समझना कि कोशिका वास्तव में होती क्या है। तो अगर हम कहें जैसे कोई भी इमारत है, इमारत में एक एक ईंट लगी हुई है, तो ये एक एक ईंट जो है उससे इमारत बनी है। वैसे ही हमारे शरीर में असंख्य कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं शरीर की ईंटें होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोशिका जो है, ये जो कोशिका है, ये कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, इस बात को ध्यान में रखना है। शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वो कोशिका है। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम देखें कोशिका के शरीर की सबसे छोटी इकाई कैसे है, तो इसके संदर्भ में इस तरह से जाना जा सकता है कि सबसे छोटी होती है आपकी कोशिका, और कोशिका से मिलकर बनते हैं एक जैसी कोशिकाएं जब मिलती हैं तो उन्हें कहते हैं फिर हम उसका समूह, कोशिकाओं का समूह ऊतक हो जाता है। और ऊतक जो एक ही प्रकार के ऊतक होंगे, किसी एक काम को करेंगे, हम उसको अंग कह देते हैं। यानी कोशिका से मिलकर ऊतक, ऊतक से मिलकर अंग, और ऐसे ऐसे कई अंग मिलकर जब किसी एक कार्य को पूरा करने के लिए एक तंत्र बनाते हैं तो हम उसको कह देते हैं अंग तंत्र। तो ऐसे ऐसे अनेक अंग तंत्र मिलकर निर्माण करते हैं एक शरीर का। इस प्रकार शरीर की जो सबसे छोटी इकाई हो गई वो कौन सी हुई, कोशिका। तो दोस्तों इसको ध्यान में रखना कि शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। अब जो बात आ गई कोशिका की, तो कोशिका को देख लेते हैं कि कोशिका के अंदर वास्तव में होता क्या है। पहली बात कि कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है, और दूसरी बात सबसे छोटी इकाई ही नहीं, कोशिका शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, तो क्या हुआ, कोशिका शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। अकेले यही नहीं कि शरीर की सबसे छोटी इकाई, कोशिका शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अब देख लेते हैं कि कोशिका जो है, कोशिका के कौन कौन से अंग हैं, इन अंगों के बारे में जानेंगे, समझेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहला अंग जो है, एक एक अंग के बारे में देखते चलेंगे, थोड़ा समझते चलेंगे। इसको मैं साफ कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला अंग जो है वो है आपकी कोशिका भित्ति।
कोशिका भित्ति। तो ये जो कोशिका भित्ति होती है दोस्तों, ध्यान में रहे, कोशिका दोनों ही प्रकार के जीवों में पाई जाती है। दोनों ही प्रकार के जीवों से मतलब हो गया, एक तो आपका जंतु और दूसरे प्रकार के जीव हो गए वनस्पति। तो कोशिका भित्ति केवल और केवल वनस्पति कोशिका में पाई जाती है। ठीक, ये कोशिका भित्ति जो होती है, ये कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति पहली बात केवल वनस्पति कोशिका में पाई जाती है, वनस्पति कोशिका में। दूसरी बात सेल्यूलोज की बनी होती है। इसी सेल्यूलोज के कारण जो पौधे की बाहर की परत होती है वो कठोर होती है। ठीक है, जानवरों की स्किन के मुकाबले अगर पौधों की स्किन या सबसे बाहरी लेयर को देखा जाए तो वो कठोर होती है, और उसका कारण क्या होता है, ये सेल्यूलोज होता है। ठीक है, और इसका काम क्या है, तो कोशिका भित्ति का जो कार्य है, कोशिका भित्ति का कार्य है कोशिका के आंतरिक अंगों की रक्षा करना, आंतरिक अंगों की रक्षा करना। ठीक है दोस्तों, इस पर ध्यान में रखना। तो कोशिका भित्ति के 2-3 पॉइंट हैं, इनको हमेशा याद रखना। अगर आता है तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसका यही बनता है कि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, इन दोनों में अंतर। तो कोशिका झिल्ली केवल और केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। तो इसको यहाँ पर इसको देख लेते हैं, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली भित्ति जो है, कोशिका भित्ति वनस्पति विज्ञान में, लेकिन कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में, सॉरी ये वनस्पति कोशिका में थी, कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में। दूसरी बात, ये जो कोशिका झिल्ली होती है इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये अर्धपारगम्य होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब क्या है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब है कि जिस आवश्यक पदार्थ को कोशिका के अंदर आना होगा और किस हानिकारक पदार्थ को या किस पदार्थ को कोशिका के बाहर जाना होगा, तो इसकी ये जो लेयर है, ये सेकंड वाली, ये कोशिका झिल्ली है। तो पदार्थ को कोशिका के अंदर आने या कोशिका के बाहर जाने से संबंधित बातों का जो निर्धारण करती है वो कोशिका झिल्ली ही करती है। ठीक है, तो ये अर्धपारगम्य होने का इसका यही लाभ है कि कोई हानिकारक पदार्थ कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, ये भी हो गया। रिक्ति का देख लेते हैं। ये जो बड़ा सबसे बड़ी आकृति दिखाई दे रही है, ये रिक्तिका होती है। ये जो रिक्तिका है ये जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका दोनों में पाई जाती है। लेकिन इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर ये है कि जो रिक्तिका होती है यह जंतु की कोशिका में जो पाई जाती है वह छोटी होती है, और जो वनस्पति कोशिका में पाई जाती है वह बड़ी होती है। ठीक है, और इसके अलावा यह जो रिक्तिका है, ध्यान रहे, प्रत्येक अंग जो कोशिका के अंदर पाया जाता है वो जीवित पदार्थ होता है, लेकिन जो रिक्तिका है ये कोशिका का अजीवित पदार्थ होता है, अजीवित अंग है। इसके अंदर यानी रिक्तिका के अंदर जो पाया जाता है इसमें भरा होता है जल, और जल की मात्रा ही निश्चित करती है कि कोशिका की आकृति कैसी होगी, तनी हुई होगी या फिर सिकुड़ी हुई होगी। अगर कोशिका में जल की मात्रा कम है, इसका मतलब रिक्तिका में जल की मात्रा कम है, तो कोशिका सिकुड़ जाएगी। अगर पौधों को 2-4 दिन या 1 दिन पानी ना दिया जाए तो वो मुरझा जाने लगते हैं, उनकी पत्तियां मुरझाने लगती हैं। उसका कारण क्या है कि उसकी रिक्तिका में भरा जो पानी था वो यूज़ हो चुका है और अब उसको और पानी की आवश्यकता है। ये मुरझा जाएगी तो कोशिका की आकृति भी बिगड़ने लगेगी। जैसे ही इस पर पानी आएगा तो फिर उसकी आकृति बनने लगती है। तो ध्यान रहे, अंतर क्या है, जंतु कोशिका में छोटी जबकि वनस्पति कोशिका में ये बड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, इसको भी देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कोशिका का अंगक है वो है हमारा लवक। जो ये लवक है, लवक केवल और केवल वनस्पति कोशिका में ही पाए जाते हैं। किसमें? वनस्पति कोशिका में ही लवक पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते। इसको ध्यान में रखना। ये जो लवक हैं, ये लवक 3 प्रकार के होते हैं। इसमें एक होता है अवर्णी लवक, एक होता है आपका वर्णी लवक, और एक आपका होता है हरित लवक।
ठीक है। तो ये तीनों प्रकार के जो लवक होते हैं, ये तीनों प्रकार के जो लवक हैं, ये सारे के सारे पाए जाते हैं किसमें? वनस्पति कोशिका में। अब इनका काम क्या है ये भी देख लेते हैं। जैसे कि इनके नाम से ही सीधे सीधे पता चल रहा है कि ये जो अवर्णी लवक हैं, ये अवर्णी लवक, इनमें रंग नहीं पाया जाता, इसका मतलब ये रंगहीन होते हैं। ठीक है। जब रंगहीन है तो फिर ये पाए कौन से अंगों में पाए जाते हैं? तो पौधों के उन अंगों में पाए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं, प्रकाश से वंचित। और प्रकाश से वंचित रहने वाले जो अंग हैं वो कौन से हो सकते हैं? ऐसे अंग वो होंगे जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा और जमीन के अंदर के जो भाग हैं, ठीक है, तो जैसे कि आपके भूमिगत जड़ है, भूमिगत तने हैं, इन अंगों में ये अवर्णी लवक पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखें जैसे, तो यहाँ पर आपका मूली है, आलू है, ठीक है। इस तरह के जो सब्जी या फल होते हैं या भूमिगत जड़ और तने होते हैं, इनमें पाए जाते हैं कौन से वाले? अवर्णी लवक। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका वर्णी लवक। ये जो वर्णी लवक हैं ये कहाँ पाए जाएंगे? तो जैसे इसका नाम है वर्णी, तो वर्ण का मतलब होता है रंग, तो वर्ण यानी कि रंग। तो वर्णी लवक कहाँ पाए जाएंगे? ये पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जो रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगीन भागों में पाए जाते हैं। और रंगीन कौन से हो सकते हैं? तो रंगीन भाग जो होते हैं, रंगीन भाग ये हो सकता है फूलों की पत्तियां हैं, फूलों की पत्तियां, या फिर हुआ फलों की भित्तियां, फलों की भित्तियां। ये फूलों की पत्तियां और फलों की भित्तियां इस तरह के जो भाग हैं उनमें पाए जाते हैं। तो फूलों की पत्तियों में जैसे लाल होते हैं, पीले होते हैं, बैंगनी होते हैं, किसी भी रंग का फूल होता है, तो उनके जो बाहर के जो अंग होते हैं जिन्हें हम कह देते हैं दलपुंज। जैसे सरसों के पुष्प में अगर देखें तो ये पीले कलर का होता है, ठीक है। तो ये जो है पीले कलर का होता है, ये पीला रंग निर्धारित कर रहा है कौन सा लवक? वर्णी लवक। ठीक है। इसके बाद संतरा है, संतरा है, संतरा का फल जो छिलका होता है वो हुआ, सेब का छिलका हुआ, या फिर बेर का बाहर का पार्ट हुआ, ये सब। लेकिन बेर का पार्ट अगर लाल है तो वर्णी है, वरना तो अगर हरा हो गया तो उसमें हरित लवक। तो ध्यान रहे, ये जो हरित लवक होते हैं, हरित लवक पौधों के हरे भाग में पाए जाते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो मांसल और कोमल तना हो या फिर पत्तियां हों। क्वेश्चन इसी पर पूछता है कि पत्तियों का रंग हरा जो होता है वो किसके कारण? तो इसका उत्तर होता है हरित लवक। लेकिन हरे होने का कारण जो है, इस हरित लवक में जो पाया जाता है वो होता है क्लोरोफिल। तो ध्यान रहे, हरी पत्तियों में या हरे पौधों के हरे भागों में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है। तो पौधों की पत्तियां जो होती हैं, पेड़ पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। ये जो क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल हरा होता है। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि इसमें मैग्नीशियम आयन का एक परमाणु मौजूद होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। अब क्लोरोफिल की अगर बात करें कि यूज कहाँ होता है इसका, तो क्लोरोफिल जो है ये पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में सहायता करता है। प्रकाश संश्लेषण में करते क्या है पौधे? तो प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे होते हैं वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, इसके बाद भूमि से जल ग्रहण करते हैं, और साथ ही साथ भूमि से खनिज लवण ग्रहण करते हैं, और इन सबको ग्रहण करके ये सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण जब तक नहीं हो सकता जब तक उसमें क्लोरोफिल नहीं होगा। तो ध्यान रहे, पौधे का प्रत्येक हरा भाग क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करता है। और ये मुख्य कार्य जो होता है प्रकाश संश्लेषण का पत्तियां करती हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने लवक के बारे में देखा। फिर से ध्यान रहे कि लवक केवल और केवल वनस्पति कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते। इसके बाद हम कोशिका का अगला पार्ट देख लेते हैं।
तो कोशिका का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है अंतःप्रद्रव्य जालिका, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, ये मुड़ी तुड़ी सी जो यहाँ पर केंद्रक से लगी हुई है, इधर कोशिका झिल्ली से लगी हुई है, तो इसका काम क्या है? तो ये जो है आपकी अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका। इस अंतःप्रद्रव्य जालिका हम इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका काम क्या होता है? तो इसके अगर कार्य की बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यह उन वसाओं तथा प्रोटीन का, वसाओं तथा प्रोटीन का संचरण करते हैं जो कि झिल्लियों का निर्माण करते हैं। और झिल्ली किस प्रकार की? जैसे कि कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है, या फिर आपकी केंद्रक झिल्ली है। तो केंद्रक झिल्ली जैसे केंद्र के चारों तरफ की लेयर है, ये केंद्रक झिल्ली हो गई, ये आपकी कोशिका झिल्ली हो गई। तो इस तरह की कोशिकाओं को बनाने में या इनके निर्माण में सहायता करने वाली कौन हो गई? ये हो गई आपकी अंतःप्रद्रव्य जालिका। यही अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है, इस अंतःप्रद्रव्य जालिका पर काले रंग के कण दिखाई दे रहे हैं आपको। ये काले रंग के कण जो हैं, इनको कहते हैं राइबोसोम। अब ये महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा, राइबोसोम। तो ये जो राइबोसोम है, इसको ध्यान रखना, ये राइबोसोम लगे होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, यानी इसी अंतःप्रद्रव्य जालिका पर राइबोसोम लगे होते हैं। अब ये राइबोसोम का काम क्या है? तो ये जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम आरएनए के साथ मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं, और प्रोटीन कोशिका के निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जितना भी मैटर इसके अंदर भरा हुआ है, ये सब क्या है? इसमें ज़्यादातर प्रोटीन ही है। तो यहाँ पर ये जो राइबोसोम और आरएनए ने मिलकर प्रोटीन का निर्माण किया है, तो राइबोसोम ने किया है, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री, तो ध्यान आ जाएगा। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक, इसके बाद देख लेते हैं। इसके बाद है आपका अंग जो है नया, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो उंगली जैसी रचनाएं दिखाई दे रही हैं, इनको कहते हैं क्रिस्टी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये कोशिका का एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी ऊर्जा बनती है। और ऊर्जा बनती है, इसीलिए ध्यान रहे, कोशिका को हम जिस नाम से जानते हैं, वो आपका जो नाम है वो कहलाता है कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का ऊर्जा गृह, या इसको हम बिजली घर भी कह देते हैं, या फिर इसको हम पावर हाउस भी कह देते हैं। तो ध्यान रहे, कोशिका का ऊर्जा गृह, बिजली घर या पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो यहाँ पर कोशिका का जो अंग है माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें ऊर्जा का निर्माण होता कैसे है? तो जो भी हम खाते पीते हैं, तो वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट होता है। उस कार्बोहाइड्रेट में मोनोकार्बोहाइड्रेट सबसे पहला जो सबसे छोटा होता है, वो होता है आपका ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज है, ये जो हम सांस लेते हैं, श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, ध्यान रहे, श्वसन की वास्तविक प्रक्रिया जो पूरी होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। क्योंकि श्वसन के दौरान होता क्या है, ये जो ग्लूकोज है, ये ईंधन का काम करता है, और ऑक्सीजन इसमें ये इसको जलाने में सहायता करता है, या इसको तोड़ने में सहायता करता है। जब ग्लूकोज के साथ मिलकर ऑक्सीजन काम करती है, तो इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाता है, और फिर यहाँ पर बनते हैं ऊर्जा के सिक्के, जिसे हम कहते हैं एटीपी। एटीपी, तो ये एटीपी क्या है? ये जो एटीपी हैं, ये एटीपी हैं ऊर्जा के सिक्के। तो क्वेश्चन आता है यहाँ से, क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है कि श्वसन की प्रक्रिया के दौरान जो ऊर्जा के सिक्के बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा आपका एटीपी। ठीक है,
तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया पूरी होती है। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद इसका नेक्स्ट अंग देख लेते हैं। कोशिका का जो नेक्स्ट अंग है वो है आपका लाइसोसोम। ये जो लाइसोसोम है ये क्या है? ये लाइसोसोम, यहाँ पर आपको एक गोल संरचना दिखाई दे रही है, ये लाइसोसोम है। जो लाइसोसोम है, ध्यान रहे, इस लाइसोसोम का जो निर्माण होता है वो गोल्जी बॉडी से होता है। गोल्जी बॉडी, ये गोल्जी काय से होता है? ये जो हरे रंग की आपको संरचना दिखाई दे रही है इनसे होता है, ठीक है। तो ये जो गोल्जी बॉडी हैं इनसे इनका निर्माण हुआ। और इस लाइसोसोम में ध्यान रहे 24 प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। और ये एंजाइम जो होते हैं ये एंजाइम जहरीले होते हैं। और जब कभी इस लाइसोसोम की यानी कि इस स्ट्रक्चर की थैली फट जाती है, ये फट जाते हैं, तो इसके ये जो एंजाइम है ये पूरी कोशिका में वितरित हो जाते हैं। और जैसे ही पूरी कोशिका में ये वितरित होंगे और ये जो कोशिका है ये पूरी नष्ट हो जाएगी। और इसीलिए इस लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम आत्महत्या की थैली होती है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं इसका नेक्स्ट अंग। एक इसका कोशिका वाला पार्ट जो है, इसमें केंद्रक को छोड़कर एक लास्ट का बचता है। यहाँ पर आपका गोल्जी बॉडी है, गोल्जी काय कह दो या गोल्जी बॉडी कह दो। ये गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी क्या होती है? तो गोल्जी और गोल्जी बॉडी जो होती हैं, गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी जो होती हैं, ये हरे रंग का जो मैंने यहाँ पर बनाई है स्ट्रक्चर, ये गोल्जी बॉडी है। इसमें आवश्यक प्रोटीन और वसा होती हैं। ये महत्वपूर्ण प्रोटीन और वसाओं का जो कार्य होता है ये विभिन्न अंगों को इन चीज़ों की पूर्ति करना होता है, काम करती हैं इसका गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी जो होती हैं एक तरह से ट्रांसपोर्ट मैनेजर कह दो या फिर इसको हिंदी में यातायात प्रबंधक की संज्ञा दे दो। यातायात प्रबंधक, तो यातायात प्रबंधक कौन होता है? जो ट्रांसपोर्ट का जो काम करता है। यानी कि अगर पूरी कोशिका के अंदर कहीं भी किसी प्रोटीन की आवश्यकता होगी या वसा की आवश्यकता होगी तो ये जो गोल्जी बॉडी है या गोल्जी काय हैं पूरी कोशिका में तैरते रहते हैं। और अगर किसी अंग को ज़रूरत पड़ती है प्रोटीन की तो वो ये प्रोटीन वहाँ छोड़ देंगी, और अगर ज़रूरत पड़ती है वसा की तो प्रोटीन वहाँ छोड़ देंगे, वसा वहाँ छोड़ देंगे। तो ठीक है, तो ध्यान रहे कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं? तो कोशिका का यातायात प्रबंधक जो कहलाता है वो गोल्जी बॉडी होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये कोशिका का मैंने यहाँ पर आपके सामने जो पार्ट बताया है ये जीव द्रव्य वाला पार्ट है। इन सब से मिलकर जो पार्ट बनता है ये है आपका कोशिका द्रव्य, ठीक है। और ये जो आपका केंद्रक और उसके अंदर का पार्ट होता है इसे कहते हैं केंद्रक द्रव्य। और केंद्रक द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य मिलकर जो बनाते हैं हम उसको कहते हैं जीव द्रव्य, ठीक। तो अभी हम केंद्रक वाला पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे, ठीक। इससे पहले जो हमने आपको ये यहाँ पर समझाया है इस वीडियो में उसको थोड़ा सा अच्छे से अध्ययन करके इन चीज़ों को नोट कर लें। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिए। थैंक यू।